ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लेना, क्योंकि बहुत पूछा जाता है ये चीज़। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? तो द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट। रेट को डिफाइन करने का तरीका, मान लेते हैं एक जनरल, ये लॉ ऑफ मास एक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ये क्या कह रहा है। आपकी बात देखो, किसी भी रेट को डिफाइन करने का, किसी इक्वेशन के रेट को डिफाइन करने का जो तरीका है वो रिएक्टेंट की साइड से किया गया हो कुछ इस तरह से। देखो मान लेते हैं कि एक जनरल इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन की N1A प्लस N2B प्लस N3C ये आपस में रिएक्ट करते हैं और कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, मेक सम प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो कंसंट्रेशन है इनके, उनके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फिर से देख लो, द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। एक्टिव मास हम लोग एक बार जिक्र कर चुके हैं, एक्टिव मास किसे कहते हैं? एक्टिव मास कंसंट्रेशन को ही कहा जाता है, ठीक है। अगर वो एक्वस फेज में है तो कंसंट्रेशन को कहा जाता है, अगर वो गैसियस फेज में है तो हम लोग एक्टिव मास पार्शियल प्रेशर यूज़ करते हैं, अगर गैसियस फेज में हो तो, याद हो तो आप लोग, या मोलरिटी भी आप कर सकते हो। तो एक्टिव मास वही है आपका, कंसंट्रेशन को ही क्या बोलते हैं? एक्टिव मास। जितना वो एक्टिव है, जितना रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, उसी को क्या बोलोगे आप? एक्टिव मास। तो द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब ये A, B और C इनके कंसंट्रेशन कि क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इस पर क्या होना चाहिए? इनके पावर लगे होंगे। यानी यहाँ पे N1 है तो कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N1, देखो ये लिखना तो आप जानते हो पहले से ही, और यहाँ पे B की पावर क्या हो जाएगा? N2 इंटू C की पावर क्या हो जाएगा? N3 हो जाएगा। और अगर हम इक्वलिटी लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आएगा, तो A की पावर N1, B की पावर N2 एंड C की पावर N3, वेयर K इज रेट कांस्टेंट, where K is rate constant and capital bracket represents concentration या active mass। क्लियर हो गई बात? ठीक है यहाँ तक? लॉ ऑफ मास एक्शन समझ गए होगे। वो कुछ नहीं बोलता है क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्टिव मासेस, रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस, और रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इस पे डिपेंड करता है। और एक कांस्टेंट आ गया और कुछ नहीं हुआ। इसमें देखो नोट्स, पहला नोट क्या है? इंटरमीडिएट्स आर नेवर इंक्लूडेड इन द रेट लॉ। जैसे ये तो एक ही स्टेप में हुआ, मान लेते हैं कि कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख लो एग्जांपल, मान लेते हैं कि A और B दो रिएक्टेंट थे, आपस में रिएक्ट किए और क्या बनाए? C बनाए। और फिर C जो है वो D से रिएक्ट किया, C जो है वो D से रिएक्ट किया और क्या बनाया? E बनाया। तो ओवरऑल रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ, ये दो स्टेप का रिएक्शन है देखो आपका, तो इसमें फाइनली क्या होने वाला है? A, B और D सबको ऐड करोगे तो C इस तरफ है और C इस तरफ है, क्या हो जाएगा? वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और कैंसिल आउट जो चीज़ें हो जाएंगी उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट बोलते हैं। और जो इंटरमीडिएट होता है वो कभी भी रेट लॉ में, मतलब इस रेट लॉ में इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें सिर्फ प्योर रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, जो फाइनल इक्वेशन लिखने के बाद आता है उसके रिएक्टेंट्स। जैसे ये रहा A, B प्लस D, ये गिव्स E। अगर इसके लिए मैं रेट डिफाइन करूंगा तो क्या आने वाला है? कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C। अगर यहाँ 2, 3 इस तरह से कुछ होता तो वो पावर में आ जाता उनके। क्लियर हो गई बात? लेकिन C को हम क्या करेंगे? इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो पहला नोट से ध्यान रखना कि इंटरमीडिएट्स आर नेवर इंक्लूडेड इन द रेट लॉ। क्लियर हो गई बात? दूसरा नोट देखो क्या है? दूसरा नोट, द रिएजेंट्स व्हिच इज प्रेजेंट इन एक्सेस, ऐसा रिएजेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसको भी हम लोग क्या करते हैं? इज नॉट इंक्लूडेड इन द रेट लॉ। उसे भी हम लोग क्या करते हैं? रेट लॉ में इंक्लूड नहीं करते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा हो, जैसे कि एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल है अगर हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराएं, वाटर से इसका रिएक्शन कराएं, तो ये आपका एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। अब इस केस में जो वाटर होता है वो एक्सेस में होता है, बहुत ज़्यादा वाटर, ठीक है, हम लेते हैं इस केस के लिए, बहुत ही डाइल्यूट करते हैं। तो इसके कंसंट्रेशन पे हम लोग कोई चेंज नहीं मानते, कि मानते हैं ऐसे ही देख लो ना, मान लेते समुद्र है, अगर समुद्र से मान लो कि मैं 2-4 बाल्टी पानी निकाल भी लूँ तो भी वो क्या रहेगा? समुद्र ही रहेगा, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा उस पर। यानी कि उसका जो कंसंट्रेशन था वो 100% था, ठीक है, और 100% था। और अगर कोई चेंज हुआ इसमें तो भी उसका जो कंसंट्रेशन है अब भी कितना है माना जाएगा? वो 100% ही माना जाएगा, अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में है तो। समझ में आई बात?
जैसे समुद्र से 4 बाल्टी पानी निकाले तो भी वो क्या कहलाया, समुद्र है, 100% समुद्र है। वैसे ही अगर 100% इसका कंसंट्रेशन था शुरू में, ठीक है, एक्सेस में है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो अगर ये यूज भी हो गया होगा थोड़ा बहुत तो भी इसका कंसंट्रेशन कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। तो देयर इज़ नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H2O, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। इसकी कंसंट्रेशन पहले भी 100 था, दूसरा भी 100 है, तो इसके कंसंट्रेशन पर अगर डिपेंड नहीं कर रहा तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई टाइम करोगे तो कितना आएगा, 0। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इस पर डिपेंड नहीं करेगा H2O पे। तो याद रखना ये आसानी से ये दो बातें, दो पॉइंट्स कौन कौन से, कि एक तो इंटरमीडिएट हम इस रेट लॉ में इंक्लूड नहीं करते हैं, और दूसरा जो भी क्वांटिटी या जो भी रिएक्टेंट हमारा वो एक्सेस में प्रेजेंट होता है उसे भी हम क्या करते हैं, उस पर भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो ये था हमारा रेट लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन, आप समझ गए होंगे, क्लियर है बात। लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इतना ही जो ये स्टेटमेंट था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। हम लोग देखने जा रहे हैं कि ऑर्डर किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी किसे कहते हैं, ठीक है, किसी रिएक्शन के लिए, किसी पार्टिकुलर गिवन रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या है ये निकालना सीखेंगे, और मॉलिक्यूलरिटी क्या है ये निकालना सीखेंगे। तो पहला चीज़ मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है ये देखते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच कोलाइड्स इन ए सिंगल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखो बहुत आसान सी बात है ये, आप समझ गए होंगे कि जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं किसी रिएक्शन में, रिएक्टेंट की तरफ से जितने भी मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, एटम या मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, वही क्या कहलाता है, उसका मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन किसे कहेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर मतलब जिसमें एक ही मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है। जैसे इसमें Br2 गैस सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक तरह का मॉलिक्यूल है और वो क्या है आपका Br2 है, और ये कन्वर्ट हो रहा है किस में, ट्वाइस ऑफ Br गैस में। Br2 गैस किस में कन्वर्ट हुआ, ट्वाइस ऑफ Br गैस में, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है। तो सीधा सीधा रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं या कितने डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। फिर से देख लो, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच कोलाइड्स इन ए सिंगल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन। सिंगल स्टेप का मतलब है जो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में ही कंप्लीट हो जाए रिएक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन, या उसी को क्या बोलते हो आप, एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब एक ही स्टेप का जो रिएक्शन हो, फाइनल रिएक्शन जिसे आप बोलोगे। रिएक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। एग्जांपल हो गया, और देखो PCl5 गैस, इसे अगर आप हीट कर दो तो ये भी क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा PCl3 में और किस में, Cl2 गैस में। तो यहाँ भी देखो एक ही मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है, एक सिंगल मॉलिक्यूल, एक ही तरीके का मॉलिक्यूल, और इसलिए इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है, ठीक है। अगर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करें, बाई मॉलिक्यूलर मतलब जिसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो ये रहा H2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, Cl2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, देखो 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो गए और क्या बना रहे हैं वो, ट्वाइस ऑफ HCl। बस समझ में। अगर यहाँ पे मैं 2 कर देता तो भी क्या हो जाता, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते। क्लियर हो रही बात। यहाँ पे देखो 2 मॉलिक्यूल हो गए, एक H2 एक Cl2, तो क्या कहलाएगा, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाएगा ये। तो मॉलिक्यूलरिटी निकालना हम सीख गए, बस कुछ नहीं करना हमें, सिंपली नंबर को क्या काउंटिंग कर लेना कि कितने तरीके के मॉलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्टेंट की तरफ। क्लियर हो रही बात। नोट, इसमें भी 2 नोट। पहला क्या, मॉलिक्यूलरिटी क्या क्या हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी इज़ ए थ्योरेटिकल क्वांटिटी, मतलब कि थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, इसे आप प्रैक्टिकल करके नहीं निकाल सकते कि 2 आ जाएगा 3 आ जाएगा, इस तरह से बिल्कुल नहीं होगा। इसे बस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है हमें कि हाँ 2 मॉलिक्यूल जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल H2 और Cl2 इन्वॉल्व है इसमें, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ में बात। तो ये सिर्फ देख के ऑब्जर्व करके इस तरह से बताया जाता है, ये इसे आप प्रैक्टिकली नहीं निकालते, बल्कि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गई बात। दूसरा देखें, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नॉट बी 0। हाँ बिल्कुल सही, इसका मॉलिक्यूलरिटी 0 हो नहीं सकता, क्योंकि कम से कम एक एटम या एक मॉलिक्यूल कम से कम एक मॉलिक्यूल तो इन्वॉल्व होगा ही रिएक्शन में। अगर एक भी नहीं रहेगा तो रिएक्शन का क्या मतलब। तो वही क्या कह रहा है, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी 0, ना तो 0 हो सकता। अच्छा नेगेटिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो वैल्यू होगा ना कुछ, 1 2 -2, इसका क्या मतलब है, तो नेगेटिव भी नहीं हो सकता। एंड इनफाइनाइट भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक एलिमेंट्री रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। समझ में आई बात।
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें कि ये 3 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता मॉलिक्यूलरिटी। थर्ड में वही है, देखो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3। 3 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, यानी कि क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। जो मॉलिक्यूलरिटी होगा वो हमेशा ही क्या होगा, वो या तो 1 या तो 2 या तो क्या 3 होगा। ठीक है, 3 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता, 3 से ज़्यादा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो 1 स्टेप कर फिर रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं रह जाएगा। 3 मॉलिक्यूल को एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में एक दूसरे से कोलाइड करना, क्योंकि देखो हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी क्या होता है, तो वहाँ समझ में आएगी ये बातें कि 3 मॉलिक्यूल का प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड करना, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तभी क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो स्पेस, जो भी यहाँ पे एरिया होता है कोलाइड्स का, वो बहुत ही डिक्रीज कर जाता है और बहुत ही मुश्किल होती है 3 मॉलिक्यूल में ही कि वो तीनों आपस में इस एंगल से कोलाइड कर जाएं, ठीक है, कि वो प्रोडक्ट को फॉर्म कर लें। तो बहुत ही दिक्कत, अगर 4 हो जाएंगे तो वो बिल्कुल भी इस एंगल से कुछ कोई भी एंगल बनेगा नहीं इस तरह से कि चारों एक साथ कॉन्साइड हों, कोलाइड्स हों और प्रोडक्ट का फॉर्म करें, वो पॉसिबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल है। तो 3 तक हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी तक हो सकती है, 3 तक। समझ में आई बात। 3 भी कैसे भी होगा, बड़ी मुश्किल से होगा कि ये कोलाइड्स करें तीनों एक प्रॉपर ओरिएंटेशन पे ताकि वो प्रोडक्ट फॉर्म हो सके। तो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है इस बात का कि तीनों प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड्स कर जाएं। और 4 हो जाएंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, कोलाइड्स कर ही नहीं सकते, फिर वो कई स्टेप का रिएक्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हम किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कर रहे हैं या सिंगल स्टेप रिएक्शन की बात हो रही है। समझ में आई बात। तो मॉलिक्यूलरिटी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, नोट ए रिएक्शन व्हिच, अगला ए रिएक्शन व्हिच कंप्लीट्स इन मेनी स्टेप, ऐसा रिएक्शन जो कई स्टेप में कंप्लीट हो रहा है इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो कई स्टेप में हो रहा हो। जैसे यहाँ पे देखो a प्लस बी इट गिव्स सी ए और c प्लस डी इट गिव्स सी, पिछला वाला। अगर इसे हम ऐड करें कंप्लीट रिएक्शन के लिए तो c से c कट जाएगा हमारा, ठीक है, तो a प्लस बी एंड प्लस क्या आएगा d इट गिव्स e। तो इसमें क्या है, इसको इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आई बात। अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी किसी सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए डिफाइन किया जाता है, या तो आप इसके लिए डिफाइन करो, इसके लिए भी डिफाइन कर सकते हो और इसके लिए डिफाइन कर सकते हो, अलग अलग डिफाइन कर सकते हो। समझ में आई बात, लेकिन दोनों के लिए कंप्लीट के लिए हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। तो ठीक है, हमने क्या सीख लिया, मॉलिक्यूलरिटी हमने देख लिया, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन इसमें हमने देख लिया। और जो अगला वो देखा, वो क्या था, रेट लिखना किसी गिवन इक्वेशन से, वो इक्वलिटी लगा के कैसे हम लोग लिखते हैं रेट को, वो हमने देख लिया। ठीक है, इक्वेशन भी न्यूमेरिकल हमने कर लिया। और नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या है, नेक्स्ट हेडिंग डालो आप लोग ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन।